Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. With today's session, we shall gallop towards our goal of mastering literary devices. You got me right. मैंने अभी एक literary device ही किया है यूज. मैंने क्या कहा? We shall gallop. गैलप कौन करता है? जब चोकड़ी भर भर के घोड़ा सरपट भागता है तो उसको हम कहते हैं गैलप. ना तो हम कूद कूद के पढ़ने वाले हैं, ना ही भाग भाग के पढ़ने वाले हैं. मैंने आपको क्या कहा है कि बहुत कम टाइम में हम बहुत अच्छे से लिटरेरी डिवाइसेस करेंगे. सो विदाउट मच अडू, लेट अस स्टार्ट आवर सेशन एंड अंडरस्टैंड दीज लिटरेरी डिवाइसेस which are very commonly and repeatedly asked in your question paper. First of all, what are literary devices? Literary devices are techniques that are used by the writers to enhance their writing. Literary devices वो टेक्निक्स हैं जो राइटर अपनी राइटिंग को ना केवल सुंदर बल्कि मोर इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं. वो जो आपने देखा होगा, sometime in your exam, the question is spot the literary device and other times it is spot the figure of speech or spot the poetic device. आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो वहां पे बस वो टेक्निक ही फाइंड आउट करनी है जो राइटर ने एम्प्लॉय की है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों टर्म्स सेम है. आप ऐसे समझिए कि लिटरेरी डिवाइस जो है एक हेड ऑफिस है जिसके अंडर ये सारी ब्रांचेस हैं. मीन्स लिटरेरी डिवाइस इज द ब्रॉडेस्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस. फर्स्ट ब्रांच है फिगर ऑफ स्पीच. इसके अंदर जो राइटर होता है वो जो वर्ड का लिटरली मीनिंग होता है या डिक्शनरी मीनिंग होता है उसको यूज नहीं करता, बल्कि उसको एक बहुत ही फिगरेटिव इमेजिनेटिव मीनिंग दे देता है, जिससे कि किसी कॉन्सेप्ट को फिलोसोफाइज कर पाए, किसी चीज को डीपर मीनिंग दे पाए, और इवन द रीडर्स आर एबल टू रिलेट विद इट बिकॉज द पिक्चर बिकम्स वेरी विविड एंड द वर्ड्स कम टू लाइफ. विविड क्या होता है? जब आपके मेंटल स्क्रीन पे कोई वर्ड सुनते ही एक इमेज बनने लगती है और क्लियरली आप उस चीज को देख पाते हो ऑन योर मेंटल स्क्रीन. दैट इज कॉल्ड विविड पिक्चर. इसके एग्जांपल्स हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली एटसेट्रा. बहुत सारे हैं, आगे हम करेंगे. साउंड डिवाइसेस. सम टेक्निक्स फोकस ओनली ऑन द साउंड ऑफ वर्ड्स, जैसे कि alliteration, assonance, consonance, etc. Structural devices are those techniques which focus on the construction or organization of text, जैसे symbolism, flashback, narrative perspective, etc. Then unique to poetry. अभी जितने हमने ऊपर kinds किए हैं वो सब पोएट्री में यूज होते हैं, लेकिन राइम एंड रिदम ये दो चीजें हैं जो लिरिकल के लिए यूज होती हैं, और ये यूनिक टू पोएट्री है, ये प्रोज के लिए कभी यूज नहीं होती. अब है, हम सबसे पहले करेंगे सिमिली. सबसे पहले तो बच्चों स्पेलिंग को ध्यान से देखो. SIMILE. बच्चे यहाँ पे क्या कर जाते हैं? LIE या फिर LI. L के बाद भी I लगा देते हैं और इस तरह से स्पॉट सही करके भी अपना नंबर कटवा देते हैं फॉर स्पेलिंग मिस्टेक. तो अब तो आपको तो याद हो गया ना, SIMILE. गुड. अब होता क्या है सिंपली? कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. एम्फेसिस डिसिमिलर थिंग्स. अगर दो चीजें एक जैसी हैं और उनको कंपेयर किया गया है तो वो सिमिली नहीं कहलाते हैं. एग्जाम्पल, शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ मदर. मदर डॉटर सेम हो गया, ह्यूमन बींग्स, और इनका कंपैरिजन आपको सिमिली नहीं दिखाता है, क्योंकि हमें सिमिली के लिए दो अलग अलग चीजें चाहिए. शी लुक्स लाइक अ मून, शी लुक्स लाइक अ रोज, ये है आपकी सिमिली.
दो डिफरेंट चीजें, और लाइक और एज का इसमें यूज हो रहा है। इससे फायदा क्या होता है राइटर्स को? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ और इमोशन मोर डीपली एंड क्लियरली विद द हेल्प ऑफ imagery. Right? Let us see, let us understand with the examples. The children played like playful puppies. Puppies and children दोनों अलग अलग हैं। कौन से गुण की वजह से उनको कंपेयर किया जा रहा है? प्लेफुलनेस के लिए। दोनों ही अपनी गेम को एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन। ही रैन एज फास्ट एज द विंड, जैसे तेज हवा चलती है वैसे वो भागा। एज का यूज हो गया, ही को किससे कंपेयर किया गया? विंड के साथ। हर आई स्पार्कल लाइक डायमंड्स, आइस को किससे कंपेयर किया जा रहा है? डायमंड से। लाइक लग गया, और कौन सी क्वालिटी की वजह से कंपैरिजन हो रहा है? स्पार्कलिंग। द ओल्ड ओक ट्री स्टूड टॉल एंड स्ट्रॉन्ग लाइक अ वाइज ओल्ड किंग। ओक ट्री इज कंपेयर्ड विद ओल्ड वाइज किंग। लाइक का यूज हो गया, क्वालिटी क्या है? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। ही ईट्स लाइक अ पिग, आपको उसके खाने के जो मैनर्स हैं बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? पिग से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये लाइक लगने की वजह से क्या हो गया? सिमिली। नेक्स्ट डिवाइस वी शैल अंडरस्टैंड इज मेटाफॉर। ये भी सिमिली का भाई ही है, क्योंकि इसमें भी दो डिसिमिलर थिंग्स का ही कंपैरिजन होता है, पर विद द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है इसमें? विदाउट लाइक और एज। इसमें लाइक और एज यूज नहीं होते, सीधा सीधा जिस चीज से कंपैरिजन किया जाता है उसको ही यूज कर लिया जाता है। जब सीधा सीधा उस चीज को यूज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेटाफर। लेकिन कई बार वो मेटाफर, वो कंपैरिजन सीधा नहीं होता, इंप्लाइड होता है। किसी वर्ड या वर्ब की वजह से उसको ये जताया जाता है कि उसे हम क्या, किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। He is a pig when it comes to eating. जब खाने की बात हो तो वो किस ढंग से खाता है, उसके मैनर्स कैसे? पिग। हमने लाइक नहीं लगाया, सीधा ही उसको पिग कह दिया। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। हमने लाइफ को रोलर कोस्टर कह दिया, किस क्वालिटी की वजह से? कि सुख और दुख, झटके और खुशियां आती रहती हैं। The world is a stage and all the men and women are merely players. ये शेक्सपियर की मशहूर पोएम 7 एजेस में से लिया गया है, जिसमें शेक्सपियर ने वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया है? स्टेज। लाइक और एज के बिना ही कह दिया वर्ल्ड इज अ स्टेज। और इंसानों को किससे कंपेयर किया गया है? प्लेयर्स, मतलब एक्टर्स। अब है आपका इम्प्लिसिट। हम इसमें सीधा नहीं करेंगे बल्कि इंप्लाइड, आप इसको इनडायरेक्ट मेटाफर भी कह सकते हैं। देखिए, द सार्जेंट बार्ग्ड ऑर्डर्स एट द ट्रूप्स। बार्ग्ड, कौन बार्ग करता है? डॉग्स। तो हम यहाँ पे उसे डॉग नहीं कह रहे हैं, उसके बावजूद भी हम ये इंप्लाई कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो उसके जैसा है, या हम उसके साथ उसे कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड डायरेक्टली। अभी मैंने भी यूज किया था ना गैलप, सेम। वो गैलप भी क्या था? हमारा एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट मेटाफॉर। शी ल्योर्ड हिम इनटू हर वेब। वेब कौन बनाती? स्पाइडर। स्पाइडर की तरह उसने उसको अपने जाल में फंसा लिया। अब उसको डायरेक्टली स्पाइडर कहे बिना हमने उससे कंपेयर कर दिया। रमेश गैलप्ड टू द स्टोर। स्टोर का बंद होने का टाइम है, इसलिए वो तेजी से भाग के गया अपना सामान लेने के लिए। ये रिपीट हो गया तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गुड। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज अ टेक्निक व्हेन नॉन ह्यूमंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ह्यूमंस क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट कर देते हैं। हम उनको वो फीलिंग्स और उनका बिहेवियर, उनकी कन्वर्सेशन ऐसे कर देते हैं जैसे कि वो कोई ह्यूमन बीइंग्स हो। और इसका फायदा क्या होता है? कि हम उन भावनाओं को, उन इमोशंस को
बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको, अपने आप को उनसे रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज द इमेज बिकम विविड। विविड का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूं, याद आया? ओ गुड, याद रखते हैं आप लोग, बिल्कुल। एग्जाम्पल से समझो। द विंड स्क्रीम्ड इन द नाइट। रात की शांति में तेज हवा चलने की ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई चीख रहा हो। स्क्रीमिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स attributed to wind. The ocean waves whispered secrets to the shore. Whispering once again human beings, लेकिन यहां पे कौन whisper कर रहा है? Ocean. Which poetic device? Personification. The sun smiled down on the children. बच्चों पे मुस्कुरा रहा है, मतलब वेदर बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे भी आराम से खेल रहे हैं। Smiling once again assigned to sun. The rain hammered against the window. जब रेन विंडो पे जोर जोर से पड़ रही है तो ऐसे लग रहा है कोई हैमर चला रहा है। तो हैमर कौन चलाएगा? ह्यूमन बींग्स। इस तरह से रेन को किससे कंपेयर कर दिया? रेन को क्या कह दिया हमने? पर्सोनिफाई कर दिया कि एक इंसान की तरह वो हथौड़े चला रही है। और पर्सोनिफिकेशन आपका डिवाइस यहां पे यूज हो गया। द ओल्ड हाउस साइड विद रिलीफ आफ्टर द स्टॉर्म। लंबी गहरी सांस ली उस घर ने, जैसे कि स्टॉर्म रुकने के बाद उस घर ने लंबी गहरी सांस ली। साइड, ये भी ह्यूमन इमोशन जो कि पर्सोनिफाई कर दिया हमने पुराने घर को देके। ग्रैब व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स। अपॉर्चुनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसे कह रहे हैं जैसे कि कोई इंसान आपका दरवाजा खड़का रहा हो। तो बच्चों, पर्सोनिफिकेशन भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हाइपरबली। हाइपरबली इज अ टेक्निक विच यूजेस एक्सट्रीम एक्सेजरेशन। एक्सेजरेशन मीन्स बढ़ा चढ़ा के कहना, और एक्सट्रीम इस हद तक बढ़ा चढ़ा के कहना कि वो इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक लगे। इसका यूज क्या है? टू एम्फेसाइज, टू कन्वे फीलिंग, टू क्रिएट ह्यूमर। ये सब काम करता है द यूज ऑफ हाइपरबली। एग्जाम्पल्स, द रेन अराइजेस फ्रॉम द बॉटमलेस सी। सी बॉटमलेस नहीं हो सकता, पानी में थोड़ी, हवा में थोड़ी लटक रहा है पानी। सी बेड इज देयर, लेकिन उसकी गहराई को दिखाने के लिए हमने क्या यूज कर दिया? बॉटमलेस सी। तो कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज कन्वेड थ्रू दिस सेंटेंस। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू डू दैट। मिलियन टाइम्स को बोल सकता है नहीं, लेकिन कई बार कह चुके हैं इसलिए उसको एक्सेजरेट करके मिलियन टाइम्स कह दिया। माई बैकपैक वेज अ टन। बैकपैक कितना बड़ा होता है? उसके अंदर टन वजन है। एक्सेजरेशन है इम्पॉसिबल की हद तक। दीज शूज आर किलिंग मी। इतना दर्द कर रहे हैं जूते कि लग रहा है कि दे आर किलिंग। तो यहां पे भी एक्सेजरेशन है, हाइपरबली, जो कि आपकी इमोशन को बहुत स्ट्रांगली और बहुत क्लियरली रीडर्स तक पहुंचा रही है। नेक्स्ट कम्स oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron is putting two contradictory words side by side. ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑपोजिट होता है, उनको इकट्ठा रख के एक नया फ्रेज बना के उसको एक नया मीनिंग देने को हम क्या कहते हैं? द यूज ऑफ ऑक्सीमोरॉन। फायदा क्या होता है? एड्स ए ड्रामेटिक इफेक्ट। आपकी राइटिंग ड्रामेटिकली अच्छी लगने लगती है। एनरिचेस द रीडिंग एंड राइटिंग एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल से समझेंगे ऑक्सीमोरॉन को। पॉलिटिशियंस आर कंसिडर्ड ग्रीडी गुड डूअर्स बाय द कॉमन मैन। या तो कोई ग्रीडी होगा या फिर गुड डूअर होगा। लालची इंसान दूसरों का भला नहीं करने वाला होता। तो इन दोनों चीजों को इकट्ठा रख के हमने ऑक्सीमोरॉन इस शो कर दिया, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसा कि द रोड साइड स्टैंड +2 की पोएम में ऐसा शो करते हैं कि वो आपका भला कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो अपना भला कर रहे होते हैं। तो दे आर कॉल्ड ग्रीडी गुड डूअर्स। ही लुक्स क्लियरली कंफ्यूज्ड। या तो क्लियर होगा या फिर कंफ्यूज्ड होगा, लेकिन क्लियरली कंफ्यूज्ड, ठीक, साफ दिखाई दे रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है।
The shocking news filled the room with a deafening silence, more oppressive than a thunderous roar. Deafening silence. Deafening क्या होता? इतना शोर कि आपको कानों पे हाथ रखना पड़ जाए. और साइलेंस, साइलेंस तो शोर ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ नॉइस है. इन दोनों को इकट्ठा करके एक आपको क्या मीनिंग दिया गया कि इतनी चुप्पी थी कि वो चुभ रही थी. इतनी शॉकिंग न्यूज आई कि सब शांत हो गए और सबको वो शांति भी बुरी लग रही है. समझ आ गया? फिर है देयर अफेयर वॉज एन ओपन सीक्रेट अमंग देयर कलीग्स. ओपन सीक्रेट, या तो चीज कोई छुपी होगी या फिर सामने दिखाई गई होगी. लेकिन यहां ओपन सीक्रेट का मीनिंग क्या हो गया कि उनके सारे कलीग्स को वो सीक्रेट पता है, लेकिन कोई भी सब उनसे बात नहीं कर रहा है, कोई उन्हें कुछ बोल नहीं रहा है. इसलिए ये चीज सीक्रेट भी है और ओपन, क्योंकि सबको पता है. गिविंग अवे देयर डॉटर इन द मैरिज वॉज अ बिटर स्वीट एक्सपीरियंस. कई बार ऐसा फील होता है कि दिल करता है रोए भी और हंसे भी. तो ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रेज बन गया बिटर स्वीट. दो ऑपोजिट वर्ड्स लेकिन पुट टुगेदर इन अ न्यू मीनिंग. क्योंकि बेटी की डोली उठ रही है तो पेरेंट्स को खुशी भी हो रही है कि बेटी एक नया घर बसाने जा रही है. दुख भी हो रहा है कि वो उनके घर से जा रही है. एंटीथेसिस का ऑक्सीमोरॉन से वही रिश्ता है जैसा कि सिमिली का मेटाफर से, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स को रखते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस. जैसे एंटीथेसिस जक्सटापोजेस टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज. ऑक्सीमोरॉन में क्या था? टू वर्ड्स थे. एंटीथेसिस में क्या है? टू आइडियाज हैं इन अ पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. जो आपके सेंटेंस हैं वो एक जैसे बनेंगे ग्रामेटिकली, वो एक फॉर्म लेंगे. ऑक्सीमोरॉन में एक नया मीनिंग दे दिया जाता था, पर एंटीथेसिस कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है. दो ऑपोजिट वर्ड्स कॉन्ट्रास्ट ही प्रेजेंट करते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल्स. पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट. बिटर एंड स्वीट, पहले में आपने देखा बिटर स्वीट एक नया मीनिंग आ गया था उसमें, लेकिन यहां पे क्या है, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस में यूज हो रहा है, क्लॉजेस में यूज हो रहा है, और दोनों अपना ओरिजिनल मीनिंग ले रहे हैं कॉन्ट्रास्ट करने का. पेशेंस पेनफुल होती है, लेकिन उसका स्वीट फ्रूट जो होता है वो स्वीट होता है. तो ग्रामेटिकली भी देखें, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है आपके क्लॉजेस का, और मीनिंग भी उनका ओरिजिनल ही यूज यहाँ पे हो रहा है. तो बच्चों एंटीथेसिस समझ आ रहा है ना? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. दैट इज वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड. ये वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं? राइट. नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहली बार चांद पे अपने पैर रखे थे तब उसके ये वर्ड्स थे. स्मॉल स्टेप और जायंट लीप दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, लेकिन दोनों यहां पे यूज हो रही हैं उनका कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए. तो यहां पे ये क्या है? एंटीथेसिस. ग्रामेटिकली सेम फॉर्म आपके पास आ रही है. टू एज इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन. ह्यूमन एंड डिवाइन अलग अलग है, ऑपोजिट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्लॉजेस इज सेम और मीनिंग कॉन्ट्रास्ट कर रहा है. ये लाइन है अलेक्जेंडर पॉप की पोएम में से. स्मॉल बिजनेस बिग फ्यूचर. एडवर्टाइजमेंट्स में भी आपका ये एंटीथेसिस यूज होता है. स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड. स्पीच एंड साइलेंस दोनों ऑपोजिट हैं और दोनों यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में यूज हो रहे हैं. तो एंटीथेसिस भी समझ आ गया ना? गुड. आगे बढ़े? बिल्कुल सही. नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी. जब हम ये एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं हमारे माइंड में एक इमेज आती है जो कॉमनली अभी तक हम यूज करते आए हैं. किस चीज की? पंक्चुएशन मार्क, वो कोमल लगा के बनाना. दिस इज माई सिस्टर्स ड्रेस. सिस्टर्स है ना, प्लूरल नहीं है, एपोस्ट्रॉफी से. लेकिन यहां पे हम पंक्चुएशन मार्क की बात नहीं कर रहे, हम लिटरेरी डिवाइस की बात कर रहे हैं. जो क्या होता है? स्पीकर एड्रेसेस डेड और एब्सेंट पर्सन एंड एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. अगर कोई पर्सन है
जिससे बात की जा रही है या तो वो डेड बॉडी है, डेड है, या फिर वो वहां नहीं है और वो स्पीकर उससे बात कर रहा है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट नॉर्म्स के बारे में के साथ बात करने को हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। आमतौर पे प्लेस में यूज होता है, लेकिन पोइट्री में भी एक्सटेंसिवली यूज होता है। जैसे कि अभी आप देखो, आपने नर्सरी राइम बचपन में की होगी कभी, पर आपको ये पता नहीं था कि ये एपोस्ट्रोफी डिवाइस है। आप देखें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। व्हाट यू आर बात कर रहा है स्पीकर, किसके साथ? लिटिल स्टार के साथ, ठीक है, इनएनिमेट चीज, और उससे स्पीकर बात कर रहा है। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी। जॉन डन ने अपनी पोएम में लिखा है, डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, देख नहीं सकते, लेकिन उसको भी क्या कह रहा है? घमंड मत कर। बात कर रहा है एक एब्स्ट्रैक्ट से। ओ स्वीट नाइटिंगेल सिंग मी अ सॉन्ग ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। ये कहां से लिया गया लिरिक? सिंड्रेला मूवी के बीच में से लिया गया है, जहां पे कि नाइटिंगेल है नहीं और वो इस गाने पे डांस कर रहे हैं। ओ माइटी ओशियन हाउ वास्ट एंड डीप यू आर। तो ओशियन को एड्रेस करके उससे बात की जा रही है, उसको माइटी, ये भी एक ह्यूमन क्वालिटी है ना, और ओशियन उसको पर्सोनिफाई भी किया जा रहा है, और उसके साथ क्योंकि बात की जा रही है तो इसलिए उसको एपोस्ट्रोफी भी कहा जाएगा। तो यहां पे आप देखिए, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी दोनों डिवाइसेस हैं। पर्सोनिफिकेशन बहुत बार हो सकता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी हर बार नहीं होता है। वो आपने देखना है कि डायरेक्टली उससे बात की जा रही है, देन इट विल बी एपोस्ट्रोफी। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो मुझे जो मैं गोल लेके चली थी कि आज हम ये 7 डिवाइसेस बहुत अच्छे से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है दैट आई हैव बीन सक्सेसफुल। Am I? Yes, right. So you have understood all these 7 very clearly. मैं वैसे तो सारे डिवाइसेस आज ही करवा सकती थी, पर जल्दबाजी में ना तो आपको समझ आता, ना मुझे ही करवाने में अच्छा लगता। So stay tuned for further literary devices. Till then, goodbye.